हेलो एवरीवन, हमारे आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद सीरियस और हालिया केस स्टडी के जरिए हंता वायरस की पैथोलॉजी और एपिडेमियोलॉजी को डिकोड करने वाले हैं। एक ऐसा पैथोजन जो दशकों से खामोशी से अपना काम कर रहा है, लेकिन यकीन मानिए इसके नतीजे किसी भी मजबूत से मजबूत मेडिकल सिस्टम को पूरी तरह से झकझोर कर रख सकते हैं। आज हम मुख्य रूप से इस आउटब्रेक की केस स्टडी, इसके पैथोलॉजिकल प्रोफाइल्स, हिस्ट्री, ट्रांसमिशन वेक्टर्स और प्रिवेंशन प्रोटोकॉल्स को कवर करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधा शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारी पहली केस स्टडी से 2026 का वो खौफनाक क्रूज आउटब्रेक। जरा मरीजों की क्लिनिकल गिरावट की इस गति पर गौर कीजिए। हमारा इंडेक्स पेशेंट एक 70 साल का डच नागरिक था। शुरुआत में उसे सिर्फ हल्का बुखार और सिरदर्द हुआ, यानी टिपिकल प्रोड्रोमल सिम्टम्स। लेकिन एक हफ्ते से भी कम समय के अंदर यह स्थिति एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर में बदल गई और अंततः मरीज की जान चली गई। बात यही नहीं रुकी, इसके बाद उनकी पत्नी और जहाज पर मौजूद अन्य लोग भी इसी पैटर्न का शिकार होने लगे। बीच समुद्र में एक पूरा मेडिकल क्राइसिस खड़ा हो गया था। जब जहाज पर अलग अलग उम्र के लोगों में सेकेंडरी इन्फेक्शन और मौतें सामने आने लगी तो तुरंत WHO को अलर्ट किया गया और टेस्टिंग के बाद जो डायग्नोसिस सामने आया वो सच में डराने वाला था। अंडरलाइंग पैथोजन था हंटा वायरस का एंडीज स्ट्रेन। तो आखिर ये पैथोजन इतनी तेजी से काम कैसे करता है? आइए इसके पैथोलॉजिकल प्रोफाइल्स और सिम्टम प्रोग्रेशन को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि हंता वायरस कोई एक सिंगल वायरस नहीं है। ये वायरसों की पूरी एक फैमिली है जो मुख्य रूप से चूहों यानी रोडेंट्स के जरिए फैलती है। और दिलचस्प बात यह है कि अलग अलग प्रजाति के चूहे अलग अलग प्रकार के हंता वायरस फैलाते हैं जो इंसानों में बिल्कुल अलग तरह के गंभीर क्लिनिकल सिंड्रोम पैदा करते हैं। एक मेडिकल स्टूडेंट या प्रोफेशनल के तौर पर आपको जो सबसे अहम बात याद रखनी है वो है इसका मोर्टेलिटी रेट। यकीन मानिए, संक्रमित व्यक्तियों में मृत्यु दर 50% तक जा सकती है। जी हां, 50%। ये आंकड़ा इसे दुनिया के सबसे घातक पैथोजेंस में से एक बनाता है। मुख्य रूप से ये वायरस दो अलग अलग क्लिनिकल पाथवे को ट्रिगर करता है। पहला है HFRS, जो ज्यादातर एशिया और यूरोप में देखा जाता है। यह सीधे रीनल सिस्टम यानी किडनीज पर हमला करता है, जिससे इंटरनल ब्लीडिंग और किडनी फेलियर होता है। दूसरी तरफ है HPS, जो अमेरिका में पाया जाता है। यह फेफड़ों में बहुत तेजी से फ्लूइड भर देता है, जिससे मरीज की सफोकेशन यानी दम घुटने से मौत हो जाती है। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं और इसके एपिडेमियोलॉजिकल इतिहास पर एक नजर डालते हैं। अगर हम हिस्ट्री देखें तो 1950s के दशक में कोरियन युद्ध के दौरान एक बहुत बड़ा आउटब्रेक हुआ था, जहां 3000 से ज्यादा सैनिक रीनल फेलियर का शिकार हुए। इसके बाद 1980s के दशक में डॉक्टर ली ने इसे आइसोलेट किया। फिर 1993 में अमेरिका में क्लस्टर्ड आउटब्रेक हुए। और ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ दूर दराज की बात है। 2005 से 2008 के बीच भारत के वेल्लोर में भी इसके कंफर्म्ड केस सामने आ चुके हैं। लेकिन इस पूरी टाइमलाइन में 1993 का नावाहो आउटब्रेक इन्वेस्टिगेटर्स के लिए सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था। जरा सोचिए, एकदम स्वस्थ और जवान लोगों को अचानक एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने लगा और वो तेजी से मरने लगे। शुरुआत में इसका मोर्टेलिटी रेट 75% था। इसी रहस्य ने वैज्ञानिकों को मजबूर किया कि वो आसपास के पर्यावरण और इकोलॉजी की गहराई से जांच करें। और यहीं से बात आती है इसके ट्रांसमिशन वेक्टर्स की। आखिर ये वायरस इंसानों तक पहुंचता कैसे है? एपिडेमियोलॉजी में इकोलॉजिकल सर्विलांस का बहुत बड़ा रोल है। ये बायोलॉजिकल कैस्केड देखिए। अल नीनो जैसी क्लाइमेटिक घटनाओं की वजह से भारी बारिश होती है। इससे पाइन नट्स की बम्पर पैदावार होती है, जो चूहों का पसंदीदा खाना है। नतीजा, चूहों की आबादी में अचानक विस्फोट होता है और फिर इंसान और चूहे का बढ़ा हुआ संपर्क एक खतरनाक आउटब्रेक को जन्म देता है। सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। अब इस पूरी हंटा वायरस फैमिली में एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है, एंडीज स्ट्रेन, जो 1996 में अर्जेंटीना से सामने आया। ये इकलौता ऐसा वेरिएंट है जो सिर्फ चूहों से फैलने वाले रूल को तोड़ देता है। जी हाँ, इसमें ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन यानी इंसान से इंसान में फैलने की क्षमता कंफर्म हुई है। हालांकि इसके लिए बहुत करीबी और लंबे समय तक शारीरिक संपर्क होना जरूरी है। अब ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन और सुपर स्प्रेडर्स सुन के डर लगना लाजमी है, लेकिन यहां हमारे लिए एक बहुत बड़ी क्लिनिकल सिल्वर लाइनिंग भी है। इस वायरस की ट्रांसमिशन विंडो बहुत ही संकरी है, सिर्फ और सिर्फ एक दिन की।
ये लक्षण शुरू होने के पहले 24 घंटों में ही दूसरों में फैलता है। बस यही एक बात है जो इसे एक ग्लोबल एयरबॉर्न महामारी बनने से रोकती है। यही थ्योरी हमारे क्रूज शिप वाले केस पर भी बिल्कुल सटीक बैठती है। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वो डच कपल जहाज पर चढ़ने से ठीक पहले एक ऐसी जगह गया था जहां बहुत सारे चूहे थे और फिर वो तुरंत जहाज पर आ गए। उनकी ये टाइमिंग उस एक दिन की ट्रांसमिशन विंडो के साथ बिल्कुल परफेक्टली मैच कर गई, जिसने अनजाने में पूरे जहाज को खतरे में डाल दिया था। तो अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, क्लिनिकल मैनेजमेंट और प्रिवेंशन। हकीकत ये है कि आज की तारीख में हंता वायरस के लिए कोई भी, जी हां, 0 FDA या WHO अप्रूव्ड वैक्सीन मौजूद है। कोई एंटीवायरल इलाज भी नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि मरीज की जान पूरी तरह से अस्पताल द्वारा दी जाने वाली सपोर्टिव केयर और खुद मरीज के इम्यून सिस्टम पर ही निर्भर करती है। अब जब हमारे पास कोई एंटीवायरल इलाज नहीं है तो प्रिवेंशन ही हमारा इकलौता हथियार है। पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स को इन प्रोटोकॉल्स का सख्ती से पालन करना चाहिए। घरों में दरारों को सील करना ताकि चूहे अंदर ना आए, हाई रिस्क जोन में N95 मास्क पहनना, साफ सफाई रखना और संक्रमित मरीज के शारीरिक तरल पदार्थों यानी बॉडी फ्लूइड से खुद को बचाना, ये बेसिक चीजें ही जान बचा सकती हैं। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मेडिकल कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़कर जाना चाहूंगा। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से अल नीनो इवेंट्स बढ़ रहे हैं और चूहों की आबादी में इजाफा हो रहा है, तो क्या ये मुमकिन है कि ये घातक एंडी स्ट्रेन अपनी इस एक दिन की ट्रांसमिशन विंडो को पार करने के लिए म्यूटेट हो जाए? इस सवाल का जवाब ही भविष्य में हमारी पब्लिक हेल्थ सिक्योरिटी तय करेगा। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।